नमस्कार साथियों, आज हम लोग राजस्थान में जो नई डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसमें कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत एक विचित्र प्रकार की पिटीशन दाखिल हुई है राजस्थान हाई कोर्ट में, और उसमें ये मांग की गई है बीएसपी के द्वारा कि उसके 2018 में जो 6 विधायक निर्वाचित हुए थे उन विधायकों को दल बदल कानून के अंतर्गत, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए, सदन के राजस्थान विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाए। ये अपने आप में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब 35 साल बने हुए एंटी डिफेक्शन लॉ को हो गया, अर्थात संविधान का 52वां संशोधन था ये, और 35 वर्ष हो गए हैं, और 35 वर्ष के बाद भी अभी ये तय नहीं हो पाया है कि उन एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रावधानों का अर्थ क्या है, क्या उसकी व्याख्याएं हैं। न्यायपालिका आज तक ये तय नहीं कर पाई है कि उनके प्रावधान का अर्थ क्या है। राजनीतिक दलों में इस पे लेके मतभेद है कि उन प्रावधानों के अर्थ क्या हैं, और इसलिए हर वर्ष अनेक मुकदमे दल बदल को लेकर और एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आते रहते हैं। तो अभी राजस्थान का जो प्रकरण चल रहा है जिसमें कि आपने देखा कि कई बार मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा बुलाए जाने की मांग को लेकर राज्यपाल महोदय ने उसमें कई अपने वो लगाए, परंतुक लगाए, और अंत में 21 दिन का जो प्रावधान था वो उनको मानना पड़ा मुख्यमंत्री को, और अब जाके 14 अगस्त 2020 को विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। लेकिन इसी बीच एक बहुत गंभीर घटना ये हो गई है कि जो बहुमत मुख्यमंत्री क्लेम कर रहे हैं उस बहुमत में विधानसभा में बसपा के 6 विधायकों की बहुत बड़ी भूमिका है, और अगर वो बसपा के 6 विधायक किसी वजह से अयोग्य घोषित हो जाते हैं या मायावती के पक्ष में मतदान करते हैं या मुख्यमंत्री के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार का गिरना निश्चित हो जाता है अगर वो शक्ति परीक्षण करती है सदन में। अभी तो उसने ऐसा कोई अपना मंतव्य व्यक्त किया नहीं है। तो आइए इस मसले पर देखते हैं कि क्या कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण है, क्या संवैधानिक दृष्टिकोण है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है और क्या पूरा मसला है। एक्चुअली जब 1985 में 1985 में जब एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं उसमें कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए थे कि किसको दल बदल नहीं माना जाएगा, और इसलिए उसी का सहारा लेकर मायावती ने अब कुछ ऐसे तर्क उपस्थित किए हैं कि जिसके लिए हाई कोर्ट को नोटिस जारी करनी पड़ी है तरह तरह की। तो आइए देखते हैं कि इसमें घटनाक्रम क्या है। घटनाक्रम ये है कि 2018 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था दिसंबर में राजस्थान में, तो उसमें बहुत सारे कांटे की लड़ाई हुई थी और कांग्रेस को कोई पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था, लेकिन किसी वजह से कांग्रेस बिल्कुल 100 सीट अर्थात लगभग 50% सीटें उसको प्राप्त हो गई थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि बहुमत के लिए 50% + 1 का आंकड़ा चाहिए होता है, तो जाहिर है कि बीएसपी के विधायकों ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, और उस समय कांग्रेस के 100, बीजेपी के 73 और बीएसपी के 6 विधायक और अन्य विधायक निर्वाचित हुए थे। तो जब बीएसपी के 6 विधायक ने गहलोत को सपोर्ट कर दिया तो गहलोत सरकार बन गई और सरकार चल रही थी आराम से। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जुलाई में अचानक ही घटनाक्रम हुआ जिसमें कि जो उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, और रिवोल्ट करने के बाद एक अजीब सी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि सरकार का बहुमत है या नहीं है। और इस स्थिति में वो बसपा के जो 6 विधायक थे वो उनकी भूमिका बड़ी क्रूशियल हो गई है, और उनकी भूमिका इसलिए क्रूशियल हो गई है क्योंकि 2019 सितंबर 2019 में ये 6 के 6 विधायक ये कांग्रेस में चले गए थे, और एंटी डिफेक्शन लॉ का जो प्रावधान है वो इसकी आज्ञा भी देता है। तो आइए देखें कि ये कौन कौन लोग थे जो कि बसपा के टिकट पे चुनाव लड़े थे, और चुनाव लड़ने के बाद ये सभी 6 विधायक कांग्रेस में चले गए थे। जाहिर है वो ऐसे तो नहीं गए होंगे, कैसे गए होंगे इसके कयास तो हम लोग अलग अलग ढंग से लगा सकते हैं, लेकिन ये जो विधायक थे इसमें राजेंद्र सिंह गुधा, जोगेंद्र सिंह अवाना, वाजिब अली, लखन सिंह, दीप चंद्र और संदीप यादव, ये 6 विधायक थे जिन्होंने कि 6 के 6 विधायक कांग्रेस में सम्मिलित हो गए।
जब ये सम्मिलित हो गए, ये बात दिसंबर की है, सितंबर 2019 की है, तो जनवरी में इनको फिर कांग्रेस की विधिवत सदस्यता भी प्रदान कर दी गई। तो जब इनको कांग्रेस की विधिवत सदस्यता प्रदान कर दी गई तो मार्च 2020 में, अर्थात इसी वर्ष मार्च में, बीजेपी के एक एमएलए जो राजस्थान में है, मदन दिलावर, उन्होंने मुख्य विधानसभा अध्यक्ष को, मिस्टर श्रीमान जोशी को अपना प्रतिवेदन दिया कि भाई इनको दल बदल कानून के अंतर्गत इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ का वायलेशन किया है। वो बाकायदा ठंडे बस्ते में पड़ी रही, और अब जब जुलाई में ये प्रकरण गरमाया है और सचिन पायलट ने रिवोल्ट कर दिया है, और इस बात की संभावना अब बन गई है कि शक्ति परीक्षण हो भी सकता है, जो 14 तारीख को विधानसभा आहूत हुई है, उसमें एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई कि अब ये 6 बसपा के विधायक, इनकी स्थिति विचित्र है कि ये अपने ओरिजिनल पार्टी अर्थात मायावती का के विप का सम्मान, क्योंकि मायावती ने भी उनको विप जारी कर दिया है कि आप जो है हमारे को मुख्यमंत्री के विरुद्ध आप वोट करिएगा, तो अब वो मायावती के विप को माने, या अब जिस पार्टी में वो सम्मिलित हो गए हैं 6 के 6 लोग, उसके विप को माने। उनके सामने एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है, और ये स्थिति इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जो राजस्थान का हाई कोर्ट है, उस राजस्थान के हाई कोर्ट ने अब नोटिस जारी कर दिया है, उन 6 बसपा विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है, और सीपी जोशी साहब को, जो कि स्पीकर है राजस्थान विधानसभा के हैं, उनको नोटिस जारी कर दिया है। राजस्थान विधानसभा के जो सेक्रेटरी हैं उनको नोटिस जारी कर दिया है, और कहा कि 11 अगस्त 2020 को अब इसकी अगली हियरिंग होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि 11 अगस्त को हियरिंग होगी और 14 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाया गया है, और इस 2-3 दिन में कोई भी घटनाक्रम हो सकता है। अगर हाई कोर्ट कोई ऐसा निर्णय देता है जो कि परिस्थिति में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन ला देता है, तो बहुत एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि संविधान क्या कहता है, संविधान के प्रावधान क्या है। संविधान में, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो 10वीं अनुसूची है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो यही कहता है कि अगर कोई भी सदस्य अपने दल के टिकट पर चुने जाने के बाद अपने दल को स्वेच्छा से त्याग देता है तो वो दल बदलू हो जाएगा। ये स्पष्ट रूप से एंटी डिफेक्शन लॉ के पैरा 2 में ये वर्णित है। लेकिन जो आगे पैरा 4 है, उस पैरा 4 में ये कहा गया है कि इसका एक अपवाद भी है। पहले 2 अपवाद हुआ करते थे, अब एक अपवाद हो गया है, और इसलिए दूसरे अपवाद की बात नहीं करेंगे, जो एग्जिस्टिंग अपवाद है उसी की बात करेंगे। अपवाद ये है कि अगर कोई विधानसभा का सदस्य अपनी जो मूल पॉलिटिकल पार्टी है, ओरिजिनल जो पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पार्टी से मर्ज कर जाती है, अर्थात किसी दूसरी पार्टी में उसका विलय हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको दल बदलू नहीं माना जाएगा। शर्त ये है कि जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है उसका विलय तभी माना जाएगा जबकि विधानसभा के जितने भी सदस्य उस पार्टी में हैं उसका 2/3 सदस्य उस विलय के पक्ष में होंगे। तो इस प्रकार से जो मूल बात निकल के आई वो ये आई कि आप दल तो बदल सकते हैं, लेकिन आप कम से कम 2/3 उस बहुमत आपका होना चाहिए। तो अगर राजस्थान विधानसभा में बसपा के 6 एमएलए थे तो 6 एमएलए का 2/3 भी अगर विलय कर लेते कांग्रेस में तो भी वो दल बदलू नहीं कहलाते। लेकिन यहाँ तो 6 के 6 विधायक दल 100% पूरा 100% वो कांग्रेस में विलय हो गया उनका। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाएगा कि उनका विलय हुआ, और अगर विलय हुआ तो जाहिर है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत उनको कैसे दल बदलू माना जाएगा। तो ये एक अपने आप में एक कौतूहल है कि जब ये प्रावधान इतना स्पष्ट है तो क्यों मायावती ने, क्यों बीएसपी ने इसका प्रतिवेदन दिया है। इसका प्रतिवेदन देने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट तर्क उनके पास है, ऐसा नहीं कि उनके पास तर्क नहीं है। मायावती के पास, बीएसपी के पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट तर्क है, और वो तर्क ये है, उनका कहना है कि साहब जब संविधान ये कहता है कि आपकी ओरिजिनल जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका विलय दूसरी पार्टी में होना चाहिए, तो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी तो बीएसपी है जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, और चूंकि बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है तो जब तक उसका कांग्रेस में विलय नहीं होता है तब तक स्थानीय स्तर पे अर्थात राजस्थान के स्तर पे आप कैसे विलय कर सकते हैं।
ये उनका तर्क है। ये तर्क सही है नहीं है तो न्यायपालिका डिसाइड करेगी। ये तर्क दिया है मायावती ने और उनके वकील ने राजस्थान के हाई कोर्ट में। और इस बात में थोड़ा सा इसलिए दम है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो वास्तव में राज्यों के स्तर पे आराम से दल बदल होते रहेंगे, अर्थात केंद्रीय पार्टी जो है कुछ भी कहे, लेकिन अगर राज्यों के स्तर पे दल जो है अपनी सुविधा के अनुसार विधायक दल परिवर्तन करते हैं, विलय करते हैं किसी दूसरी पार्टी में, जैसे कि राजस्थान में हुआ कि कायदे से अगर विलय होना था तो बसपा के स्तर पर निर्णय होना चाहिए था, लेकिन बसपा के स्तर पर तो निर्णय हुआ नहीं, राजस्थान के विधायकों के स्तर पर निर्णय हो गया। लेकिन इसके लिए एक संविधान का जो प्रावधान है और वो प्रावधान है पैरा 4(2) और पैरा 4(2) ये कहता है कि किसी भी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, अर्थात जो आपकी मूल पॉलिटिकल पार्टी है, उसका किसी दूसरी पार्टी में विलय तब माना जाएगा जबकि विधानसभा के उस दल के 2/3 सदस्य उस विलय के पक्ष में होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर बसपा के 6 विधायक राजस्थान में हैं तो अगर उसके राजस्थान के बसपा विधायक दल के 2/3 सदस्य भी कहते हैं कि हम कांग्रेस में विलय कर रहे हैं तो वो विलय भी उनका विधिमान्य माना जाएगा। और ये माना जाएगा कि अगर 2/3 बसपा के सदस्य कांग्रेस में चले गए तो ये मान लिया जाएगा कि उनकी जो मूल पॉलिटिकल पार्टी है उसका विलय हो गया है। तो संविधान की ये बड़ी स्पष्ट व्याख्या है पैरा 4(1) में और पैरा 4(2) में। ये दोनों व्याख्याएं एक साथ मिला जुला के अगर नहीं पढ़ी गई तो इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। अगर आप केवल पैरा 4(1) पढ़ेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ का तो उसमें लगेगा कि हाँ भाई, बसपा का जब तक राष्ट्रीय स्तर पर विलय कांग्रेस में नहीं होगा तब तक जो है ये संवैधानिक नहीं कहा जा सकता या इसको विलय की संज्ञा नहीं दी जा सकती, और विलय की संज्ञा नहीं दी जा सकती तो इसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत एग्जेम्पशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर आप पैरा 4(a) को पैरा 4(b) के साथ, पैरा 4(1) को पैरा 4(2) के साथ पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल स्थिति प्रावधान स्पष्ट किया गया है कि मूल पॉलिटिकल पार्टी का विलय मान लिया जाएगा यदि राजस्थान विधानसभा के जितने भी सदस्य बसपा के थे वो उसका 2/3 सदस्य जो है वो कांग्रेस में विलय कर जाएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ। तो ये 2 तर्क दिए जा रहे हैं, 2 इंटरप्रिटेशंस हैं वादी और प्रतिवादी के द्वारा। ये 2 तर्क दिए जा रहे हैं। मायावती और बसपा ये तर्क दे रहे हैं कि साहब हमारी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी में विलय तो कांग्रेस का हुआ नहीं, या कांग्रेस का हमने तो कांग्रेस में अपने को विलय किया नहीं, तो हम तो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो हम, और जब ओरिजिनल पार्टी का विलय नहीं हुआ तो राजस्थान के विलय को कैसे संवैधानिक माना जा सकता है। और दूसरा दृष्टिकोण है जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के सहारा लेता है, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ पैरा 4(2) का सहारा लेता है, जो ये कहता है कि साहब मूल पॉलिटिकल पार्टी का विलय तब मान लिया जाएगा जबकि राजस्थान विधानसभा के 2/3 बसपा के सदस्य विलय के पक्ष में होंगे। और जैसा कि यहाँ की 2/3 क्या है, यहाँ तो पूरा 100% विलय के पक्ष में बसपा के विधायक आ गए हैं। एक दूसरी चीज़ जो हम लोगों को समझनी चाहिए, इसमें जो कानूनी पहलू है वो गंभीर है, वो ये है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को लागू करने के लिए हर राज्य विधानसभा ने एंटी डिफेक्शन रूल्स बनाए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में दल बदल निरोधक अधिनियम को लागू करने के लिए दल बदल निरोधक रूल्स बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं। उसी प्रकार से राजस्थान विधानसभा में भी दल बदल कानून को लागू करने के लिए राजस्थान विधानसभा दल बदल नियम लागू हैं। और इसलिए हर राज्य का एक अलग विधिक ढांचा है, एक अलग विधिक ढांचा है जो कि आपको ये बताएगा कि कौन से रूल्स और रेगुलेशंस है जिनका अनुपालन करके एंटी डिफेक्शन लॉ उसमें लागू होगा। तो राजस्थान के जो दल बदल निरोधक नियम बने हुए हैं वो एंटी डिफेक्शन लॉ को, संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू करने के लिए बने हुए हैं। और उन कानूनों में जो राजस्थान स्पेसिफिक कानून बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उन नियमों में ये व्यवस्था है कि हाँ, अगर विधानसभा के
किसी भी दल के 2/3 सदस्य किसी दूसरे दल में मिल जाते हैं तो उनको दल बदलू नहीं माना जाएगा, उसको विलय की संज्ञा दी जाएगी, जिसको कि एंटी डिफेक्शन लॉ भी रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पे मूल बात जो अब हाई कोर्ट में चूंकि 11 तारीख को बहस होगी, वो हम सभी लोग उस बहस को बहुत ही रुचि के साथ देखेंगे। उस बहस में मुझे लगता है कि मुद्दा केवल ये है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के पैरा 4(1) को अलग एकांगी ढंग से पढ़ा जाए या एंटी डिफेक्शन लॉ के पैरा 4(1) को पैरा 4(2) के साथ पढ़ा जाए, क्योंकि पैरा 2 एंटी डिफेक्शन लॉ का पैरा 4(2) उसके पैरा 4(1) की व्याख्या प्रस्तुत करता है, अर्थात वो बताता है कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का विलय किन परिस्थितियों में माना जाएगा। और जाहिर है कि पैरा 4(2) ये कहता है कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का विलय तब मान लिया जाएगा जबकि राजस्थान विधानसभा के 2/3 सदस्य वास्तव में उस विलय के पक्ष में होंगे। तो अब जो भी चूँकि ये मसला कोर्ट में है, इसलिए सभी लोग इसमें रुचि से देखेंगे कि ऐसा क्यों हो, क्या बात है, क्यों कोर्ट इस प्रकार का निर्णय ले रहा है या जो भी दृष्टिकोण ले रहा है। लेकिन सबके लिए बहुत कौतूहल का विषय है। लेकिन ये ज़रूर है कि आज तक 35 साल में जितने भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हुए हैं, उसमें किसी भी कोर्ट ने ये डिसीजन नहीं लिया है कि राज्य स्तर पे कोई विलय नहीं हो सकता तब तक जब तक कि राष्ट्रीय स्तर पे कोई विलय नहीं हो। और यहाँ तो बड़ी स्थिति गंभीर है, क्योंकि एक तरफ बसपा ने अपने उन पुराने पूर्व विधायकों को व्हिप जारी किया है, वहीं कांग्रेस के अब वो सदस्य हैं, बाकायदा कांग्रेस ने भी उनको व्हिप जारी किया है। तो हाईकोर्ट को ये भी विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में वो बसपा के 6 जो MLA हैं वो वास्तव में किसका व्हिप माने, वो कांग्रेस का व्हिप माने या अपने पूर्व पार्टी बसपा का व्हिप माने। और इसलिए ये पूरा का पूरा मसला बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। लेकिन इसके कुछ जो निहितार्थ आए हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है कि मायावती जो कि एक प्रकार से हाशिए पे चली गई थी इस समय राजनीति में, सडनली वो एक डोमिनेंट नेशनल प्लेयर के रूप में राजस्थान में प्रकट हो गई हैं और उन्होंने इस मुद्दे से एक प्रकार से पूरी राष्ट्रीय राजनीति में पुनः अपनी वापसी दर्ज किया है। दूसरा कि जो उनके पुराने 6 MLA थे जो कि कांग्रेस में सम्मिलित हो गए हैं, वो अर्दब में आ गए हैं। वो सभी लोग जो है एक प्रकार से दबाव और तनाव में होंगे कि वास्तव में अब वो किधर जाएं, वो कांग्रेस की तरफ जाएं या अपनी पुरानी पार्टी बसपा की तरफ जाएं। तीसरा, गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए एक बहुत चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि वो भी ये संकट में होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी तनाव और दबाव की वजह से ये जो बसपा के MLA हैं ये BSP के व्हिप का वायलेशन करें और BSP के व्हिप का पालन करें और कांग्रेस हमारा साथ छोड़ के ये चले जाएं। और ये तमाम नाना प्रकार के मुद्दे जो हैं, और ऑफ कोर्स इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप जब विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा तब असली देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इस समय राजस्थान में जो जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है या आयाराम गयाराम की राजनीति चल रही है, या किस तरह से मुख्यमंत्री या अन्य लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस समय विधायकों का दाम बहुत बढ़ गया है, विधायक परचेजेबल हो गए हैं, करोड़ों में उनकी कीमत है। ये कैसा लोकतंत्र चल रहा है। ये भारत में बहुत ही हास्य का विषय है कि हमारे प्रतिनिधियों को, चाहे वो ये कैंप हो चाहे वो कैंप हो, उनको बंधक के रूप में यहाँ और वहाँ रखा जा रहा है। ये लोकतंत्र ऐसे कैसे चलेगा, और ये हम सभी लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। आशा है कि इस पर कुछ विराम लगना चाहिए। कैसे ये विराम लगेगा, कानूनन ढंग से तो लग नहीं सकता। 35 साल से तो हम लोग देख रहे हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ से तो कोई अंतर पड़ा नहीं। देश में जब तक राजनीतिक संस्कृति में कोई बदलाव नहीं आएगा और अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, जो अपने लिए नहीं, जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, जो अपने पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपनी देश की जनता के लिए, अपने समाज के लिए और अपने कर्तव्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर अपना आचरण करेंगे, देश के प्रति, समाज के प्रति और पूरे संविधान के प्रति, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई विराम लग पाएगा। बहरहाल 14 अगस्त को सबको इंतज़ार रहेगा, क्योंकि 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो 14 अगस्त को भी इंटरेस्टिंग होगा और 15 अगस्त को तो हम सब लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।